स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड कक्षा 10 यूपी बोर्ड और विषय आप लोगों को पता है विज्ञान। विज्ञान में आप लोग देखने वाले हो भौतिक विज्ञान मतलब कि फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स में जो आप लोगों को टॉपिक आज जा रहा हूँ मैं, वो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं और उनके नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं और उनके नियम। तो ये चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गोलीय दर्पण। सबसे पहले गोलीय दर्पण आपका क्या होता है? तो गोलीय दर्पण कांच का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है और दूसरा जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे कि परिभाषा में लिखा है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये आप एक फैक्ट लिख सकते हो, जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे मान चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक ये कांच का गोला है और इस गोले को हम लोग बीच से काट देते हैं, तो ये दो प्रकार के आपको दर्पण प्राप्त हो गए और इसके एक पृष्ठ पर हम लोग क्या करेंगे, कलाई पोत देंगे। अगर मान चलिए कि हमने क्या किया कि इसके ऊपरी वाले भाग पर जो उभरा हुआ भाग है यहाँ पर हमने कलाई पोत दी या चांदी की पॉलिश कर दी और ये दूसरा वाला जो पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा आपका। ये जो अंदर वाला पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा और बाहर यह आपने खोखले कांच का काटा गया एक भाग है जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश होती है या कलाई पुती होती है और दूसरा जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब गोलीय दर्पण के निम्न दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आगे देख लेते हैं। पहला आप लोगों का है अवतल दर्पण। दो प्रकार के होते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। मतलब यहाँ पर जो है ये आपका बना नहीं है, इसके ऊपरी अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग पर हम लोग कलाई पोतते हैं या चांदी की पॉलिश कर देते हैं और इसका धसा हुआ भाग, जो इसका दबा हुआ कह रहा है, दबा हुआ भाग ये जो आपका वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग क्या है, परावर्तन, ठीक है, धसे हुए भाग से परिवर्तन होता है या आप कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ है। धसा हुआ भाग क्या है आपका, परावर्तक पृष्ठ है और उभरे हुए भाग पर आपका कलाई पुती होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसमें धसे हुए भाग पर आप लोगों को परावर्तक पृष्ठ है और उभरे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड भी आप पोत सकते हैं। ठीक है, कलाई पोत सकते हैं, कलाई किया गया ये पृष्ठ आपका है। ये इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। अब हम लोग जो दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। इसके धसे हुए भाग में कलाई पुती होती है, इसके धसे हुए भाग में कलाई पुती होती है और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ इसमें कह रहा है या आप कह सकते हो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, जिसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, ये परिभाषा है। अगर आपसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अवतल दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग में कलाई पुती होती है और धसा हुआ भाग आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। और अवतल वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग या बाहरी पृष्ठ आपका क्या होता है, उभरा हुआ भाग या बाहरी पृष्ठ
बाहरी पृष्ठ आपका परावर्तक पृष्ठ होता है और धसे हुए भाग पर आपका कलाई पुती होती है या चांदी की पॉलिश होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये आपका गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को, ये अगर जानकारी आपको होगी तो चैप्टर आगे समझने में और पढ़ने में आपको सही रहेगा और समझ में भी आएगा। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आप लोग गोली दर्पण तो जान ही चुके हैं। गोली दर्पण क्या होता है? खोखले कांच का काटा गया भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर आपका कलाई पुती होती है या चांदी की पॉलिश होती है और दूसरा पृष्ठ आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। उसमें से आप लोगों ने दर्पण दो प्रकार के पढ़े हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब बात करते हैं कुछ परिभाषाएं दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित। तो दर्पण का ध्रुव, तो सबसे पहले दर्पण का ध्रुव क्या होता है? अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये आपका एक अवतल दर्पण है जिसके मैंने उभरे हुए भाग पर ये कलाई पोत दी है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये आपका एक अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण है। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? और ये वाला जो पृष्ठ होता है आपका वो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये आप लोग जानते हैं। ये जो धंसा हुआ भाग है इस दर्पण का वो आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। अब परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसके मध्य बिंदु को, जैसे मान चलिए कि यहाँ पर ये मध्य बिंदु आया, यहाँ पर इस मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो सिंपल इसी परिभाषा है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के। अब आपको कोई भी गोली दर्पण हो, अवतल हो उत्तल हो, उसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगली परिभाषा है, जैसे कि इसमें दूसरी परिभाषा है दर्पण से संबंधित ही, वक्ता केंद्र। दर्पण का वक्ता केंद्र। अब जैसे मान चलिए थोड़ी देर के लिए ये एक कांच का खोखला गोला है, गोला सही से बन नहीं रहा है, जैसा भी है आप काम चलाइए। अब ये कांच का खोखला गोला है, मतलब जिससे हम लोगों ने क्या किया? दर्पण बनाया। अब मैंने यहाँ पर इसको काट लिया, ठीक है, इसको काट लिया और दर्पण अलग कर लिए, ये वाला अलग कर लिया इस तरीके से और ये आपका अलग कर लिया, ठीक है। दोनों दर्पण आपको अलग कर लिया। ये आपका दर्पण अवतल है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके उभरे हुए भाग पर आपका कलाई कर दे रहा हूँ। तो ये अवतल है और इसके धसे हुए भाग पर मैं कलाई कर दे रहा हूँ, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वक्ता केंद्र की बात करें तो ये दोनों आपके दर्पण किस गोले के भाग हैं? किस कांच के खोखले गोले के भाग हैं? इसके, ये जो आपने बीच में मैंने बनाया है गोला, इसके भाग हैं ये दोनों दर्पण। तो इस गोले के केंद्र को ही हम लोग इन दोनों दर्पण के, इस जो गोले का, ये गोले का केंद्र हो गया, इस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहेंगे? इन दोनों दर्पण का वक्ता केंद्र कहेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपका दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये आपका अवतल दर्पण किस गोले का भाग है? इसका भाग है, इस गोले का भाग है कि नहीं है? तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं, समझ गए? दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ये अवतल दर्पण है, इस गोले का भाग है और इसका केंद्र आपका यहाँ पर है, या आप मान लीजिए चलिए यहाँ पर है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर है तो ये आपका वक्ता केंद्र हो जाएगा। इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे आपके सवाल लगाने में और चीज़ों को समझने में बहुत काम आएगा। आप ये मान चलिए कि अभी आपका इन्हीं सब टॉपिकों से एक तो विकल्प में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये आपको समझ में आ गया होगा और एक बार इसको लर्न करने हुए आप लोग समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगला टॉपिक आपका वक्ता त्रिज्या।
तो अब आप लोग जैसे दर्पण मैंने बनाया, अभी आपका ये बार बार मैं बना के बता रहा हूँ, ये आपका एक अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण का मैंने आपको बताया, ये आपका P क्या है, P आपका पोल है। जैसा कि आपको दर्पण का ध्रुव मैंने बताया कि दर्पण पृष्ठ इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया, तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आपका क्या है, आपको ये क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। और वक्ता केंद्र मैंने बताया कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, सी। तो अब आप कह सकते हो दर्पण के ध्रुव P और वक्ता केंद्र तक की दूरी को हम लोग, बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया था वक्ता केंद्र, कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे ये गोला है और ये जो दर्पण मैंने आपको बनाया है, अवतल दर्पण जो आपको मैंने अभी बनाया है, ये इसी गोले का मान चलिए भाग है, इस गोले का भाग है ये। तो इस गोले की त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही हम लोग कहते हैं वक्ता त्रिज्या। जैसे ये दर्पण है आपका, ठीक है, ये वाला आपका जो दर्पण है अवतल दर्पण, ये इस गोले का भाग है, ठीक है, इस गोले का पार्ट है। तो इस गोले की त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहेंगे। या आप कह सकते हो कि दर्पण के ध्रुव P और वक्ता केंद्र C के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं, बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्ता त्रिज्या। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी वक्ता त्रिज्या कहलाती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, वक्ता त्रिज्या। मैंने 3 आपको टॉपिक ये बता दिए। हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका। तो मुख्य अक्ष क्या है, जैसे आपको मैंने बताया कि ये आपका दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। इसके हम उभरे भाग पर पॉलिश कर देते हैं और ये वाला भाग आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग P कहते हैं, मतलब दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्ता केंद्र, जैसे कि आपका ये C हो गया। और जो मुख्य अक्ष है वो है दर्पण के ध्रुव P और मुख्य वक्ता केंद्र C। दर्पण के ध्रुव P और वक्ता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये जो रेखा है आपकी, ये आपका दर्पण का ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मान चलिए आपका अवतल दर्पण है तो भी आपका वक्ता केंद्र को, जैसे ये दर्पण का ध्रुव हो गया P और ये वक्ता केंद्र C हो गया, तो ये आपको मिलाने वाली रेखा आपका मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक या दर्पण का द्वारक आपका क्या होता है, जैसे आपका ये मान चलिए फिर से बनाया मैंने कि ये आपका एक प्रकार का अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इस दर्पण के जो इसका जो व्यास होगा वही आपकी क्या है, दर्पण का व्यास। या आप कह सकते हो इनके, ये जैसे मान चलिए ये आपका M1 और ये आपका M2, ये जो जो कॉर्नर हैं आपके, इनके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इनके बीच की दूरी ये आपका कहलाता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम लोग गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है आपका, ये आपको चैप्टर की बेसिक जानकारी है, ये आपको होनी चाहिए।
अगर आपको चैप्टर आगे समझना है, सवाल वगैरह अच्छे से आपको लगाना सीखना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परिभाषाएं बिल्कुल क्लियरली आनी चाहिए। और आप लोग यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं और बार बार वीडियो देख के इसको तैयार भी कर सकते हैं। बिल्कुल सरल वे पे आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? जैसे आपको यहाँ पर ये कोई दर्पण ले लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, मैं बार बार वही ले रहा हूँ। ये आपका अवतल दर्पण है, इसमें उत्तल दर्पण लेके भी मैं आपको बता दूंगा अभी। जैसा कि मैंने बताया कि परावर्तक पृष्ठ के आपका बिंदु P हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव P हो जाएगा। और मुख्य, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, क्योंकि यहाँ आपका वक्ता केंद्र C है और मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। अब मुख्य फोकस क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, अब मुख्य अक्ष ये है, तो इसके समांतर चलने वाली, मतलब इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर जाती है और वहां पर उसका परावर्तन होता है, टकराने के बाद वहां पर उसको परावर्तित होती है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मतलब यहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी, जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब जाती है, किसमें जाएगी? आपका अवतल दर्पण में जाएगी। अवतल दर्पण में क्या होगा? वो जाएगी ही। ठीक है, अवतल दर्पण में जाएगी और उत्तल दर्पण में वो जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये ध्यान रखना है, ये जाती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को कहते हैं, जैसे यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से निकलती हुई क्रॉस हो रही है, वो यहाँ पर जाती है, आ रही है, वो टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आ रही है। तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कह देंगे। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। अगर वो किरण यहाँ पर जाती, इस बिंदु से जाती, इस बिंदु से जाती, यहाँ से जाती, जिस बिंदु से जाएगी उसी को हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा सुनिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आप लोग जानते हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण पर जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद उसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें एक फैक्ट है कि अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें किरणें फोकस ऐप पर वास्तव में मिलती हैं, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, जाती हैं, मतलब वास्तव में जाती हैं, और अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है, रियल होता है, तथा उत्तल दर्पण में परिवर्तित किरणें फोकस ऐप से आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस आभासी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर आती हुई प्रतीत होती हैं। वो इस प्रकार है, जैसे मान चलिए यह आपका उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में प्रकाश, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ से आपकी प्रकाश की किरणें जाएंगी, टकराने के बाद आपका ऊपर चली जाएंगी। तो जिस बिंदु पर ये डॉट डॉट आपका यहाँ पर आती हुई प्रतीत होगी, तो जिस बिंदु पर वो आएंगी वो आपका दर्पण का मुख्य फोकस होगा। ठीक है, अब फोकस दूरी की, इसके बाद अगला टॉपिक आपका फोकस दूरी होगा, तो यहीं पर हम फोकस दूरी की बात कर लेते हैं कि ये आपका दर्पण का ध्रुव P है और ये आपका मुख्य फोकस एफ है, कैपिटल एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस एफ तक की दूरी को या बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं आपका ये नोट आप लोग देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फोकस दूरी, फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को आप लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी के बारे में अभी चिन्ह प्रपाटी आपको जब बताई जाएगी तो वो बहुत आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें चिन्ह प्रपाटी की, थोड़ा सा फोकस दूरी की बात करें, तो अवतल दर्पण के लिए
इसके लिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ का मान हम लोग निगेटिव लेते हैं और उत्तल दर्पण के लिए एफ फोकस दूरी का मान हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये अभी आपको जब सवाल बताए जाएंगे, इस चैप्टर के पूरे सवाल बताए जाएंगे, न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और वही आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ से आपका केवल 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो भी विकल्प में पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वो भी किरण आरेख से पूछे जाएंगे, स्थिति से पूछे जाएंगे कि वस्तु कहाँ पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पर रखेगा बनेगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो चिन्ह पर पार्टी अभी आपको जब पढ़ाया जाएगा तो उसके रूल बता दिए जाएंगे, वहां पर भी ये बताया जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाती है। तो चलिए चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का निरूपण, या आप कह सकते हो कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो इसके 3 नियम हैं, मतलब 2 नियम प्रमुख हैं तो 3 नियम आपके। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रथम नियम, फर्स्ट रूल। अब पहला नियम क्या है कि अगर आपका कोई भी प्रकाश की किरण, यहाँ पर आपका ये अवतल दर्पण है, यहाँ आप उभरे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड कर दीजिएगा। ये टैपिंग करते समय ये हुआ नहीं है, टैप नहीं हुआ, करते नहीं बना है इस तरीके से, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये दर्पण का ध्रुव P और ये आपका वक्ता केंद्र C है और ये दर्पण का मुख्य फोकस है और ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराएगी, मतलब कि उसका दर्पण से परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। अगर प्रकाश की किरण क्या है, समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मतलब कि दर्पण के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें चलेंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होंगी या आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हैं अवतल दर्पण के लिए, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये उत्तल दर्पण के लिए है, ये जैसे कि आपको मैंने बताया डॉट डॉट करके। तो ये पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, मतलब जाएंगी या जाती हुई प्रतीत होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला नियम था, आप चित्र से समझ सकते हैं इसको। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें द्वितीय नियम की, जो दूसरा नियम है, दर्पण की फोकस दूरी से होकर जाने वाली, या मुख्य फोकस, सॉरी फोकस दूरी में बढ़ गया, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब कि आप मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, जैसे कि मुख्य फोकस से यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और वो दर्पण से क्या होगी, परावर्तन होगी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है और उसका परावर्तन हो रहा है दर्पण में, तो वो तुरंत क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या मुख्य अक्ष के समान दर्पण की ओर आने वाली, ठीक है, दर्पण की ओर आने वाली, मतलब कि अवतल दर्पण के लिए होगा, सॉरी उत्तल दर्पण के लिए होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना इस तरीके से। जैसे ये प्रकाश की किरण आपकी आ रही है मुख्य फोकस एफ से और यहाँ पर उसका परावर्तन होकर ये आपकी समांतर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये आपका मुख्य अक्ष से। चलते हैं नियम नंबर आपका तीसरा नियम हम लोग देख लेते हैं। ये आपके प्रतिबिंब बनने में नियम बहुत काम आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो तृतीय नियम है आपका, दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली, मतलब कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी,
ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रकाश की किरण दर्पण के कहाँ से जा रही है, वक्ता केंद्र से होकर जा रही है, वक्ता केंद्र की ओर आ रही है प्रकाश की किरण, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाएगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें, देखिए ये प्रकाश की किरण दर्पण के वक्ता केंद्र सी से होकर जा रही है, और ये वाला जो एरो है आपका, ये जो एरो है आपका, ये एरो जाते हुए दिखाई दे रहा है, और ये एरो आपका वापस उसी माध्यम में परावर्तन के बाद लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको तीनों रूल बता दिए। तो कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अब कल अगले टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो आप लोगों का अगला टॉपिक होगा वो होगा, अगर हम लोग स्थितियाँ, अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखेंगे और वहाँ से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो हम लोग सीखेंगे। मतलब कि उत्तल दर्पण द्वारा या गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, या विभिन्न स्थितियों में आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेंगे, ये आपका कल का टॉपिक रहने वाला है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।